2018 से जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा है मेहुल चोकसी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी भगोड़ा मेहुल चोकसी जो अब शिकंजे में आ गया है। चोकसी को बेल्जियम पुलिस ने हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया और उसे फिलहाल बेल्जियम डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। मेहुल की बेल्जियम में गिरफ्तारी पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया। वहीं कांग्रेस ने मेहुल चोकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पहले तैवूर राणा का प्रत्यर्पण होता है, उसके बाद चोकसी के प्रत्यर्पण की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। एक बड़ा मुद्दा था विपक्ष के पास में। अब देख रहे हैं हम कि धीरे धीरे जो विदेश भाग जाते हैं और इसको एक बड़ा हथियार बनाया गया कि यहाँ अपराध करो, विदेश भाग जाओ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इसको थोड़ा समझेंगे, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। लंबे वक्त से कानून और जांच एजेंसियों को चकमा देने वाला भारत का भगोड़ा मेहुल चोकसी कानून के शिकंजे में आ गया है। भगोड़े मेहुल चोकसी को बेल्जियम की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेहुल इलाज के लिए बेल्जियम गया था, जहां उसकी गिरफ्तारी भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर हुई है। सूत्रों के मुताबिक मेहुल के प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू कर दी गई है। भगोड़ा मेहुल चोकसी करोड़ों रुपए के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। ये घोटाला 13,800 करोड़ का है। इधर मुंबई में मेहुल के घर पर कई नोटिस चस्पा किए गए हैं। भारत से भगोड़ा अपराधी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर है कि बेल्जियम में 12 तारीख को उसे गिरफ्तार किया गया। अब प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत में लाने की तैयारी एजेंसियों की चल रही है और उसके लिए बातचीत चल रही है। वहीं मेहुल की बेल्जियम में गिरफ्तारी को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ी कामयाबी बताया है। मोदी जी ने जो पहले ही कहा कि गरीबों का पैसा जिन जिन लोगों ने खाया है उसको वापस करना होगा और देश में सभी के खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। मेहुल चोकसी पकड़ा गया है, निश्चित तौर से बहुत बड़ी सफलता। तो कांग्रेस ने मेहुल चोकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब तक लोगों का पैसा वापस नहीं आता तब तक इन सब का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, चाहे वो विनय मित्तल हो, चाहे वो विजय माल्या हो, तमाम ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों रुपए लूटकर उनको चूना लगाकर लोगों को चले गए, आज तक वापस नहीं ला पाए। आपकी नाक के नीचे से इतने लोग भाग गए, इतना बड़ा बड़ा चूना लगाकर देश को, और आज तक आप उसको लेकर ही नहीं आ पाए। ये सब झुंझुने। जब तक आप किसी को लाकर यहाँ पर वसूली नहीं करिएगा, लोगों के, गरीबों के पैसे वापस नहीं होंगे, तब तक इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। मेहुल चोकसी 2018 में भारत से भागकर पहले एंटीगुआ और बारबुडा चला गया और वहां की नागरिकता हासिल कर ली और बार बार देश बदलकर जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था। लेकिन अब मेहुल की गिरफ्तारी भारत की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। उम्मीद है कि करोड़ों की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाला ये भगोड़ा जल्द ही अपने गुनाहों की सजा भारत में भुगतेगा। मुंबई से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आइए इस पर बात करते हैं। इसके बहुत अलग अलग पहलू हैं, चाहे वो इस तरह के फिनेंशियल फ्रॉड की बात हो, और हम देखते हैं कि किस तरह से जो सिस्टम की चूक होती है, कमियां होती हैं, उनका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। तो उसमें कितना सुधार हम कर पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रत्यर्पण संधियां, पहले तैवूर राणा, उसके बाद में चोकसी के बारे में बात हो रही है। तो ये आने वाले समय में भारत की नीति को कैसे बताता है, और फिर इसके कानूनी पहलू, ये कई पहलू हैं जिसमें हमारी मदद करेंगे समझने में कनिका भारद्वाज जी, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, अश्विनी राणा जी, फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के, और संजीव श्रीवास्तव जी, जाने माने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। संजीव जी, सबसे पहले ये जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है, ख़ासतौर पर यहाँ अपराध करो, भाग जाओ, कहीं की सिटीजनशिप ले लो और बच जाओगे, ये एक बहुत पुराना तरीका था। क्या इसको तोड़ने में मदद मिल रही है या अभी समय दूर है, अभी थोड़ा सा एक दो केसेस के बाद में हम उत्साहित हो गए? देखिए प्रवीण जी, ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का संकट हो, सभी के प्रति एक जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य कर रहा है। और अभी हाल के समय में ही आपने देखा कि एक मुंबई 26/11 आतंकी हमले का जो मुख्य मास्टरमाइंड रहा तैवूर हुसैन राणा, उसको भारत लाया गया था और उसमें भारत ने बड़ी सफलता अर्जित की थी। और ये जो प्रत्यर्पण हुआ वो 17 वर्षों के अंतराल के बाद हुआ था। लेकिन भारत के एजेंसीज ने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी और लगातार इस बात के लिए कठिन परिश्रम किया और उसमें सफलता मिली।
उसी तरीके से अब एक इकोनॉमिक ऑफेंस का एक जो बड़ा मुजरिम है मेहुल चोकसी, अब इसे भी बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत और बेल्जियम के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और ये जो ट्रीटी वैसे तो बहुत पुरानी है, 1901 में ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में तत्कालीन समय में साइन की गई थी, जिसको कि स्वतंत्र भारत में 1958 में भारत को की सरकार को एक्सटेंड कर दिया गया था और 2020 में तो इसको रिन्यू किया गया है। तो एक रोबस्ट एक्स्ट्राडिशन मैकेनिज्म भारत और बेल्जियम के बीच में पहले से मौजूद है और ऐसे में इस ऑफेंडर को, फिजिटिव को भारत में जल्द ही लाया जाएगा, इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है। और जाहिर है कि ये जो भारत की नीति है वो भ्रष्टाचार के ऊपर भी जो जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है उसके तहत ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। आने वाले समय में चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, ये जितने भी फ्यूजिटिव्स हैं या इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, इनके भी लाने के प्रयास भारत की एजेंसीज कर रही हैं। इसके लिए भी कठिन परिश्रम किया जा रहा है और मेरा ऐसा मानना है प्रवीण जी कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये बहुत ही गंभीर ऑफेंसेस हैं। भारत के बैंकों की बड़ी जो है संपत्ति को इन्होंने, जाहिर है कि इसका ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा डिटेल में समझूंगा और मुझे लगता है अश्विनी राणा जी भी भारत लाया जाएगा, इस बात की जल्दी मैं संभावना देखता हूँ। कनिका जी, मुझे ये बताएं कि अभी जो चोकसी हैं उनके वकील का भी एक बयान मैं देख रहा हूँ कई जगहों पर, थोड़ी देर पहले का ही है कि वहाँ पर उनको पकड़ा ज़रूर गया लेकिन वहाँ ज़मानत मिल जाएगी, यहाँ प्रत्यर्पण नहीं होगा। ये थोड़ी टेक्निकलिटी बताएं कि वहाँ गिरफ्तारी के बाद में भारत की रिक्वेस्ट को, और वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया कि भारत की ऐसी रिक्वेस्ट आई है, लेकिन ये टेक्निकलिटी बताइए कि वहाँ पर भी पकड़ा रहना ज़रूरी है। अगर वहाँ ज़मानत मिल जाती है उसके बाद क्या ये समस्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले ये समझना, जो आपने टेक्निकल बात बोली, एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस के दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल पार्ट और दूसरा पहलू होता है जुडिशियल प्रोसेस। तो पॉलिटिकल पार्ट में आता है कि डुअल क्रिमिनलिटी, ये सारी चीजें आती हैं। तो पॉलिटिकल पार्ट तो यहाँ से हट चुका है क्योंकि बेल्जियम ने खुद अरेस्ट कर लिया है, बेल्जियम के ऑफिशियल्स ने, तो पॉलिटिकल पार्ट तो अब हट चुका है। अब बचा है हमारा जुडिशियल प्रोसेस। तो जुडिशियल प्रोसेस में जो एडवोकेट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे। जो एडवोकेट्स हैं, जो अभी एडवोकेट्स अपॉइंट हुए, उनका बयान ही आया है कि उनके मेडिकल ग्राउंड्स हैं, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इस केस का, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और कैपिटल पनिशमेंट की भी बात यहाँ पे आएगी। और ये भी बोला गया है कि इंडिया में जो जेल की कंडीशन है वो ठीक नहीं है और ये भी प्रस्ताव रखा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटेरोगेशन हो। तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो पूरा जुडिशियल प्रोसेस है वो पूरा बाकी है। तो अभी हमें नहीं पता कि एक्स्ट्राडिशन होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि नीरव मोदी के केस में या विजय माल्या के केस में एक्स्ट्राडिशन के, हालांकि नीरव मोदी के केस में ऑर्डर जरूर आए लेकिन एक्स्ट्राडिशन अभी तक हुआ नहीं है। सेम विजय माल्या के केस में हुआ, जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट हो गया लेकिन अजाइलम का मैटर आ गया। तो एक्स्ट्राडिशन का पूरा अभी ये जुडिशियल प्रोसेस है, ये भी देखा जाएगा कि जो ट्रीटी है वो क्या कहती है इस मैटर को लेकर। हालांकि बेल्जियम की ट्रीटी तो ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो बेल्जियम का सिटीजन नहीं है उसको एक्स्ट्राडिट किया जा सकता है। तो हालांकि जो ट्रीटी है वो तो हमारे फेवर में है इस टाइम पे, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स अभी प्रोसेस है, पूरा जुडिशियल प्रोसेस बाकी है। अभी देखते हैं कि सफिशिएंट एविडेंस भी है या नहीं। अगर सफिशिएंट एविडेंस भी नहीं हुआ तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जी नहीं, पहला एविडेंस तो ये है कि वो भाग गया देश से, तो कुछ गलत किया होगा तभी तो भागा, नहीं तो यहाँ पर रहकर लड़ता अगर उसको सफिशिएंट एविडेंस का डर नहीं होता तो। खैर, लेकिन इस सब में आपने जो कहा कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की, ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। हाँ, जो अभी संजीव जी कह रहे थे, बदला हुआ भारत और एक मजबूत भारत, हमने देखा तैमूर राणा वाले मसले में भी यही परेशानी थी और वो ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन वो हो पाया क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध अलग लेवल पर चल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के संबंध अलग लेवल पर। क्या दुनिया के अन्य देशों में भारत के जो द्विपक्षीय संबंध है वो इसी स्तर पर है? इसको भी थोड़ा समझेंगे, लेकिन उससे पहले अश्विनी सर मुझे ये बताएं आप थोड़ा सा कि हम देखते हैं फिनेंशियल फ्रॉड, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में पहले तक तो ये माना जाता था और डर भी नहीं होता था। कई व्यवसायियों ने इस तरह के काम किए, उन्होंने सिस्टम की चूक का लाभ उठाया, मोटा पैसा या तो कर्जा लिया, बैंकों से पैसा लिया, डाइवर्ट किया और उसके बाद में भाग लिए। लोगों के जहन में सवाल आता है, अभी आप विपक्षी नेताओं को सुन रहे थे, ये पैसा भी वापस लाओ, ये पैसा भी चला जाता है,
ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, या आपको लगता है ये लोग अपना ये सब घोटाला करके भाग जाते हैं और इनके पैसे को हम किसी तरह ट्रैक कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं कभी? नहीं नहीं, बिल्कुल क्या है कि देखिए कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं तो वो उसके अल्टरनेटिव सब अरेंजमेंट करके चलते हैं। तो इन्होंने भी एंटीगुआ की जो नागरिकता ले ली, पहले ले ली, इनको पता था कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, फ्रॉड करने के बाद अगर यहाँ पकड़ा गया तो मुश्किल होगी, तो इसलिए उन्होंने नागरिकता वहां की ले ली। और उस समय उन्होंने बहुत सारे फंड जो है जो बैंकों से लूटा वो डाइवर्ट किए हैं, और ये डाइवर्शन का काम अभी चल रहा है। अभी ये नहीं है कि रुक गया है। जो लोग अभी अगर 2 दिन की पहले की खबर आप देखें तो भसीन के नाम से जो एक रियल एस्टेट के बिल्डर है, उन्होंने कितना पैसा जो है सिंगापुर में लोगों का जो जिन्होंने फ्लैट बुक किए हुए थे उनका पैसा 40 करोड़ सिंगापुर में वहां डाइवर्ट करके वहां माल बना दिया और यहाँ फ्लैट नहीं बने। तो ये सब लोग करते रहते हैं, लेकिन उसमें कमी हमारे यहाँ की कुछ नियमों की रहती है कि भाई अगर बैंक ने फाइनेंस किया हुआ है तो उसका फाइनेंशियल ऑडिट होता रहे। वो चीजें कई बार जो है कम स्टाफ के कारण चीजें पूरी जो वो हो नहीं पाती। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है पहले जैसी, उसके अंदर बहुत सुधार है। अब ये जो जिस चीज का फायदा उठा के गए उन चीजों में भी बैंक ने सुधार किया। तो जो लोग फ्रॉड करने वाले हैं वो थोड़ा 2 कदम आगे होके सोच के चलते हैं कि कहाँ लूप होल है, उसका मैं फायदा उठाऊं, तो उसका फायदा वो उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो एक्शन से वो ठीक हो जाता है और बाकी लोगों को उसका मौका नहीं मिलता। लेकिन जैसे पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों का तो कहना है, पहले वो कहेंगे जी आप लाए नहीं, आप कुछ कर नहीं रहे। तो सरकार है, हर चीज का एक एफर्ट है। अभी जो एडवोकेट मैडम है वो भी बता रही थी कि किस तरह जुडिशरी की जो सारी चीजें हैं फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद वो आएंगे। यहाँ अगर वो आ जाते हैं तो बहुत सारा पैसा तो उसकी प्रॉपर्टीज ईडी और सीबीआई पहले अटैच कर चुकी है और बैंक को भी मिला है, लेकिन जो फंड्स वो ट्रांसफर कर चुके हैं वो फंड्स भी वापस आ सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड वो एक बार यहाँ पर आ जाए, उनके ऊपर केस चलता है तो। लेकिन ये सरकार की जो सोच है, सरकार की जो विल है, वो उसके कारण ही ये सारा संभव हो पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही बेल्जियम हमारे प्रधानमंत्री गए, वहां पर ये सारी बात हुई है, उसके ट्रीटी को भी रिन्यू किया गया है और उसके अंदर कुछ क्लासेस डाली गई हैं। यानी हर स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये कोई ऐसा वो नहीं है कि आप गए किसी कंट्री में और वहां से किसी को उठाया और ले आए। यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जो है किसी क्रिमिनल को उठा के लाना वो भी मुश्किल हो जाती है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी उठाया, मैं संजीव जी के पास इसी पर जाना चाह रहा था। संजीव जी, जो अश्विनी सर कह रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है कि जो अभी जैसे बेल्जियम की यात्रा की बात उन्होंने की, इससे पहले अमेरिका की यात्रा जो रही प्रधानमंत्री मोदी की, उसके क्या इंपॉर्टेंस रहे जो किसी को नहीं पता था। हम बड़ी बड़ी चीज़ों पर डिस्कस करते रहे, किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया कि तहव्वुर राणा को लेकर इस तरह के डिस्कशन चल रहे होंगे ऑन अ सीरियस लेवल। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे नाम जिनका इंतजार किया जा रहा है या जिनको लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उस स्तर पर भी बहुत ताकत के साथ काम किया जा रहा हो। तो क्या भारत अपनी ताकत को अंतर्राष्ट्रीय या आंतरिक राजनीति तो ठीक है, यहां पर जवाब देना तो ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये ताकत दिखाना कि देखो हमारे देश में अपराध करके तुम्हारे देश में शरण नहीं ले सकता कोई। जी जी, ये इस माध्यम से ये जो मैसेज है बहुत ही लाउड एंड क्लियर जाता है कि चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, भ्रष्टाचार की चुनौती हो, सभी के ऊपर आज की ये जो सरकार है, ये जो नया भारत है, वो संकल्पबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है और इसके ऊपर एक जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है। कोई ऑफेंडर है, कोई आतंकवादी है, वो अगर कोई बड़ी घटना करके भाग गया है तो इसका आशय ये नहीं है कि उसको ये जो नया भारत है भूलेगा। हम न तो कभी भूलेंगे और न माफ करेंगे, इस रणनीति पे चल रहा है। नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसी तरीके की नीति पर चलता है। आपने देखा कि ओसामा बिन लादेन को चाहे वो कितना भी लंबा समय क्यों न लगा हो, अंत में उसको अमेरिका ने ढेर किया। अबू बकर अल बगदादी हो, अरमान अल जवाहिरी हो और भी जितने भी अन्य जो वांछित आतंकी हैं, उनको अमेरिका लगातार तलाश करता है। उसमें जितना भी वर्षों का समय लग जाए उसकी बात नहीं है, प्रयास लगातार करते रहने की आवश्यकता है, संकल्प शक्ति को दिखाने की आवश्यकता है। और जो कि अमेरिका दिखाता है, यूरोपीय राष्ट्र भी दिखाते हैं। और देखिए दूसरी बात यह है प्रवीण जी कि भारत हो, बेल्जियम हो
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, ये सभी लॉ अबाइडिंग कंट्रीज हैं, ये रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज हैं। और रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज के अपने जो प्रोसेसेस होते हैं उसका हमें सम्मान करना चाहिए। कोई भी अपराधी हो, चाहे वो कितने भी गंभीर अपराध का दोषी क्यों ना हो, उसका आरोपी क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो कन्विक्टेड नहीं हो जाता तब तक उसको सारे चांसेस दिए जाते हैं। और तहाबुर हसन राना को भी केस में भी देखा आपने कि उसने सारे चांसेस लिए, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी जब उसने ये याचिका रिजेक्ट कर दी तो उसको स्टे कराने की भी अंतिम उसने कोशिश की। और जाहिर है कि सभी तरीके के ऑप्शंस उसे दिए गए, क्योंकि अमेरिका एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है। उसी तरीके से भारत और बेल्जियम भी है। तो इस प्रक्रिया में जैसा कि कनिका जी ने कहा, बिल्कुल सटीक कहा कि इसमें समय लग सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये जो संकल्प शक्ति आज की सरकार दिखा रही है, राजनीतिक संकल्प शक्ति, ये बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी बात है, ताकत मिलती है, ये फाइनेंशियल, जाहिर है कि इसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि वो समय अवश्य आएगा कि जो मेहुल चोकसी और अन्य ऑफेंडर्स की भी भारत में उनकी वापसी होगी और केसेस चलेंगे। हमारे यहाँ आम व्यक्ति जो होता है वो छोटी छोटी बातों में घबराता है जब कानून की बात आती है, क्योंकि हम देखते हैं टैक्सेस को लेकर वो ज़रा से में परेशान हो जाता है क्योंकि उसे उतनी समझ नहीं है और वो उसको अपना घर चलाना है। लेकिन बड़े बड़े ऑफेंडर्स होते हैं जो फाइनेंशियल क्राइम करते हैं और इस बड़े लेवल का करते हैं और चले जाते हैं। आम आदमी छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े क्राइम करके भी भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें कमियां पता हैं, कानून की कमियां पता हैं और सिस्टम की कमियां पता हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताएं आप कि ये फ़र्क क्यों है और इसको लेकर आप आज के तारीख में हमारे सिस्टम को कैसे देखती हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि चोरी चाहे वैसे तो चोरी चाहे 14,000 की हो या 14,000 करोड़ की हो, लीगल प्रोसेस तो सेम ही रहता है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि वीआईपी जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, ये लोग इजीली देश को छोड़ के निकल जाते हैं। सबसे पहला रीज़न मुझे लगता है कहीं न कहीं करप्शन, क्योंकि करप्शन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये जो क्राइम है ये पॉसिबल हो पाता है। वरना अगर आप पीएनबी बैंक का ही देखें, अगर आप जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए गए होंगे या जो फ्रॉडुलेंट और भी जो चीज़ें की होंगी, वो डेफिनेटली बिना किसी की मदद के बिना नहीं हो सकती। एक आम इंसान की वो पहुंच नहीं होती कि वो इतना करप्शन करे, वो छोटी मोटी चीज़ों से डर जाएगा। बट ये लोग जो होते हैं, इनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो करप्शन जो हमारे इंडिया में प्रेवलेंट है, उसकी वजह से मुझे लगता है ये इजीली पॉसिबल हो जाती हैं चीज़ें। आप देखिए, पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता ही है, चाहे वो कोई भी हाई प्रोफाइल केस हो, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस, ये चलता ही रहता है। कहीं कोई भी ऐसा अगर नेशनल सिक्योरिटी या मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है, जैसे केजरीवाल जी का भी मैटर आया, तो ऐसे जो मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स आते हैं, चीटिंग के केसेस आते हैं, जो नेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता है। साथ ही मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल अभी इससे बहुत फर्क पड़ता है सारी चीजों पे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर जब तक करप्शन है, ऐसे जो क्राइम्स है, मुझे लगता है वो होते ही रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि भारत का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है बाकी देशों के साथ। अगर डिप्लोमेसी नहीं होगी, अगर भारत का रिलेशन, जैसे आपने अभी नाम लिया राणा जी का, जो एक्सट्राडिट हो रहे हैं, तो क्योंकि जो रिलेशनशिप थे वो अच्छे थे यूएसए के साथ, ट्रम्प के साथ, तो कहीं ना कहीं ये चीज पॉसिबल हुई। भारत का दबाव आया तो कहीं ना कहीं ये चीज पॉसिबल हुई। तो जब तक भारत एक दबाव नहीं डालेगा दूसरी कंट्रीज के ऊपर, दूसरे स्टेट के ऊपर, ऐसी पावर नहीं बनेगा, लीगली स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक ये जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा और डिले ही होता रहेगा। जी, लेकिन अश्विनी सर, क्या आज भारत इस मामले में मजबूत हुआ है पहले के मुकाबिल? और दूसरा, जो मैं आप धन वाली बात कह रहे थे कि धन लाया जा सकता है, तो क्या ये हिसाब किताब भी होगा कि ये जितना पैसा लेकर गए हैं, और बार बार कहा जाता आम लोगों का पैसा है, उसकी वापसी के चांसेस बनेंगे? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जब उसको यहाँ पर लाया जा सकता है, उस पर केस चलेगा और केस में डिसाइड होगा कि भाई इतना पैसा तो हमारी रिकवरी होगी, बाकी पैसा आप लाओ, कहाँ से लाओगे? अगर वो नहीं लाएगा तो मतलब वहां से जब एक्स्ट्राडिशन हो सकता है तो पैसा भी आ सकता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि भाई ये जब बार बार ये इश्यू आ रहा है, तो क्या भारत सरकार इस बात पे भी विचार कर सकती है कि कोई भी हमारा देश का नागरिक, अभी क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े उद्योगपति भी दूसरे कंट्रीज में जाकर जो है अपनी
सिटीजनशिप ले रहे हैं। तो क्या इस तरह की कोई एग्रीमेंट बाकी कंट्रीज के साथ भारत कर सकता है कि कोई भी आदमी ऐसे जब सिटीजनशिप लेने वहां जाता है तो एक एनओसी वाला सिस्टम जो हो कि भाई यहाँ पर उसकी कोई देनदारी नहीं या यहाँ पर उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि आगे के लिए इस तरह के जो भगोड़े हैं उसके ऊपर जो है कहीं रोक लगाई जा सकती है। ये इंटरनेशनली मतलब ये एग्रीमेंट या समझौता, हालांकि आप जो बात कह रहे हैं ना अश्विनी सर, ये है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कई देशों की पॉलिसीज ऐसी हैं, इतना इन्वेस्ट करो, अपना घर ले लो, इतना पैसा लगा दिया तुमको सिटीजनशिप। वो अपना स्वार्थ, अपना हित भी देखते हैं, उनको लगता है पैसा आ रहा है किसी भी तरीके से आया, उनको इससे लेना देना नहीं होता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय हम देखते हैं कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर या अपने फायदे, अपने स्वार्थ को लेकर जो पॉलिसीज बनी हुई हैं वो भी बड़ा इसके लिए चिंताजनक है। हालांकि इसमें सुधार होगा जब कोई एक देश ताकतवर होता है, अपनी धमक को दिखाता है, तो उसके बाद में स्थितियां बदलती हैं। और संजीव जी, जैसा आप कह रहे थे कि अब स्थितियां भारत को लेकर बदल रही हैं, लेकिन कनिका जी ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि इसमें अभी टेक्निकल इश्यूज हैं, अभी इतना आसान नहीं है कि बिल्कुल आ ही जाएगा। या आपको लगता है कि भारत अब साबित करने पर है कि नहीं, हमको कुछ नज़ीर पेश करनी है एक के बाद एक, और एक आने वाले समय में कई ऐसे लोग जो ऐसा कुछ सोच रहे हो कि कुछ करेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से, उन पर उनके सामने एक मिसाल पेश करनी है? प्रवीण जी, देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि भारत को विकसित भारत बनने का जो विजन है उसे हासिल करना है, यदि हमें अपने आर्थिक विकास को, अपने पूरे राष्ट्र की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को लगातार विकसित करना है, तो करप्शन के ऊपर लगाम लगानी होगी, इसको कर्व करना होगा। और जैसा कि कनिका जी ने कहा कि हमारे अपने देश में भी एक करप्शन का इकोसिस्टम है, ये कड़वी सच्चाई है, और इस करप्ट इकोसिस्टम पे प्रहार करना बहुत आवश्यक है। आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मेहुल चोकसी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को, उनके इस करप्ट प्रैक्टिसेस में उनकी मदद की, उनको भी आइडेंटिफाई करना, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना आवश्यक है। और इस तरीके के जो ऑफेंडर्स हैं, जब कभी भी ये भागने में सफल हो गए हैं तो जाहिर है कि उससे लेसन्स भी ड्रॉ किए जाने चाहिए कि जब ये फंड डाइवर्ट कर रहे थे, जब अपने आप को ये डिफॉल्टर घोषित करने की प्रक्रिया में थे, तो इनके ऊपर वॉच क्यों नहीं रखी गई, क्यों नहीं इनके देश में रहते हुए इनके ऊपर एक्शन लिए गए। जब ये फंड का डाइवर्जन कर रहे थे तो उस समय उसके ऊपर जो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन हुए उसके ऊपर क्यों नहीं त्वरित कार्रवाइयां क्यों नहीं की गई। आखिर अनेक जो चूक हुई है उससे लेसन्स ड्रॉ करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरीके के जो फ्यूजिटिव्स हैं वो अपने इरादों में, मंसूबों में, साजिशों में सफल ना हो पाए। और तीसरी बात जो राणा सर ने कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अभी इसके संदर्भ में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ललित मोदी, जो कि एक ऑफेंडर है, एक फ्यूजिटिव है, और उन्होंने एक वनुआतू नामक एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल आइलैंड कंट्री है, वहां पर नागरिकता के लिए अपना आवेदन दिया, और वहां पे उनको नागरिकता मिलने ही वाली थी। तभी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, हमारी अपनी आज की सरकार की तरफ से एक इंटरवेंशन किया गया, और वहां के प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात का संज्ञान लेते हुए उनको ऐसी नागरिकता देने से मना कर दिया। तो ये जो भारत का जो बढ़ता हुआ रुतबा है, प्रभाव है, भारत की भ्रष्टाचार विरोधी जो कार्रवाइयों को करने का जो संकल्प है वो दिखता है, भारत के एक्शंस में दिखता है। चाहे वो तहव्वुर हसन राणा का एक्स्ट्राडिशन हो, चाहे वो ललित मोदी की वनवातों में ली जाने वाली नागरिकता को समाप्त कराने का उनका जो प्रयास वो कर रहे थे उसको रोकने की बात हो, या अब मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी जो हुई है। मुझे आज की चर्चा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगी है वो तहव्वुर राणा के संदर्भ में भी जब हम बात करते हैं तो निकल कर आती है, और अभी आपने संजीव जी जो कहा, बात सिर्फ इन लोगों को लाने की नहीं है, सिस्टम में वो कमजोर कड़ियां ढूंढने की भी है जिनकी वजह से ये अपराधी सक्सेसफुली यहां से भाग जाते हैं या इस तरह का अपराध कर पाते हैं। और ये जितने बड़े लेवल से ढूंढे जाएंगे उतनी बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। चाहे वो तहव्वुर हसन राणा हो, हम देख रहे हैं कि आतंकी गतिविधियों में कई ऐसे चेहरे जो अभी तक शायद हमसे छिपे हुए हैं, उनको बेनकाब करने में कामयाबी मिल सकती है, और इस दिशा में पूछताछ हो रही है। इसी तरह चाहे चोकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, ये वो चेहरे हैं जिनके पीछे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और इनका आना यहां पर इसलिए बहुत जरूरी है। संजीव जी आपका धन्यवाद, कनिका जी आपका धन्यवाद, अश्विनी राणा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चर्चा में जुड़े, जानकारियां दी। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।